हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और मैं जानती हूँ कि ये समय आप सबके लिए हम सबके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्पेशली फॉर यू एज स्टूडेंट्स। घर पे रह के पढ़ाई करना, एक ही एटमॉस्फेयर में रह के सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर, तो इसीलिए अन अकेडमी आपके लिए यहाँ पे है। मेरे जैसे और मेरे से काफ़ी बेहतर बहुत सारे एजुकेटर्स आपकी मदद करने के लिए हम सब हैं यहाँ पे। हम आपका पोर्शन आपके साथ कंप्लीट करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। सो अन अकेडमी इज़ हियर विथ 9th and 10th CBSE एग्ज़ाम्स। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए थोड़ा जानें कि मैं कौन हूँ एंड मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करें। आई एम श्रेया कौशल। मैं आपकी 9th और 10th CBSE की एजुकेटर हूँ। मैं अभी करेंटली आपको 9th स्टैंडर्ड CBSE केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का एक लेसन लाइव मैंने क्लास ली हुई है। दिस इज़ माय सेकंड लेसन ऑन यूट्यूब, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड आज मैं बेसिक्स कंप्लीट कर लूँगी, बट चलिए हम आज लेसन में क्या पढ़ेंगे ये हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। अभी हम देखते हैं कि मैं कौन हूँ और अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। तो आई एम अ सोशियोलॉजी अंडर ग्रेजुएट। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ मैं। आई एम अ म्यूजिशियन, पेंटर एंड अ रीडर। आई लव टू प्ले म्यूजिक, आई लव टू सिंग एंड आई लव टू पेंट ऑल्सो, सो या। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस, मैं आपकी गाइड हूँ थ्रू 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। आप मुझे अपना दोस्त, अपना गाइड, अपना मेंटर सब समझ सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर टू टेक यू थ्रू 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करें। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का लेसन 2। जिन्होंने लेसन 1 नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं भी है देखने का, मान लीजिए, तो मैं अभी आपको एक क्विक रिकैप दे दूंगी एक कैप्सूल में, और आप उसे देख के समझ जाइएगा मोर और लेस दैट व्हाट वी कवर्ड इन द लास्ट लेसन। But before that, let's learn about CBSE class 9th, 10th and 9th with India's largest learning platform, that is Unacademy, right? So चलिए देखें कि Unacademy के साथ आपको क्या क्या benefits मिलते हैं। सो विथ अनअकैडमी प्लस आपको सबसे पहले तो डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, जहाँ पे आप मेरे जैसे एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, आप हमारे साथ डिस्कशंस में एंगेज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। वी आर गोइंग टू एड्रेस ईच एंड एवरी वन ऑफ योर डाउट्स एंड हम आंसर पोल्स एवरी डे कंडक्ट करवाते हैं। मैं पर्सनली अपने हर लेसन में पढ़ाने के बाद आंसर पोल्स कंडक्ट करवाती हूँ, विच आई feel is such an integral part of being thorough with your portion. So, and this is all the while जब live classes चल रही होती हैं. So not only do you get to evaluate your performance, but you also get to see कि आप अपने बैचमेट्स में, अपने साथ की क्लास वालों में कहाँ स्टैंड करते हैं. So that really helps with your preparation. सबसे पहला तो यही बेनिफिट हो गया. सेकेंड है कि हम लाइव टेस्ट और क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं. अपार्ट फ्रॉम आंसर पोल्स, देयर आर एंटायर लेसन्स डेडिकेटेड टू जस्ट प्रिपेयर यू. हम मॉक टेस्ट और क्विजेस रेगुलर बेसिस पे हर लेसन कंडक्ट कराने के बाद वी like take this test and quiz. So इसके साथ आपको detailed analysis भी provide करते हैं on your performance. So I think it's a great way to evaluate कि आप कहाँ, आपका क्या strengths है, कहाँ आपकी weaknesses हैं. इस तरह आप उन पे काम कर सकते हैं. Third है that we provide you with structured courses, and I feel that this is a big plus because it takes off the burden of how to study, what to study, when to study from you onto us, and we provide you with structured courses. All you have to do is to attend these classes, be regular with the mock quizzes, and you are good to go. So I feel all of this really helps. तो आपके जो भी कोर्सेज होते हैं दे आर इन लाइन विथ योर एग्ज़ाम का सिलेबस. आपके जैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करोगे. वी मॉक यू एंड वी प्रिपेयर यू दैट वे. सो आई think that it's going to be really helpful for you. And the most important of them all, आपको unlimited access मिलती है. One subscription gets you unlimited access to live and pre-recorded courses to watch from. आप कभी भी देख सकते हो. अगर आपने live classes
क्लासेस मिस भी कर दी तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल टू वॉच फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस, यानी कि आप किसी भी डिवाइस से देख सकते हैं, राइट. एंड चलिए अब देखते हैं इनके प्राइसेस क्या हैं. द रियली अट्रैक्टिव, रियली अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज, राइट. So not only that, you get to prepare with the top educators of our country, and that's something to say, right. आप इन सब educators के साथ एक comprehensive syllabus, यानी कि आपको सभी subjects की knowledge मिलती है. All of these are the top educators in the country and you get to prepare with them. What could be better than that, right? सो आपको कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस मिलता है, जैसे कि मैंने बताया आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू गो ऑन द ऐप स्टोर और प्ले स्टोर एंड यू हैव टू इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड मेक एन अकाउंट, लॉग इन, गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन जिसके प्राइसेस मैं अभी आपको बताती हूँ. दिस इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप विच यू कैन जॉइन टू स्टे अपडेटेड विथ द सिलेबस. So if you want to get a 9th, 10th, 11th and 12th subscription, you can get it just for you can get it for 36,000, but if you apply my promo code which is SHRIYA यानी कि मेरा नाम, तो आपको ये 40,000 का कोर्स 36,000 में सिर्फ मिल जाता है by using my promo code. So remember it, it's just my name, it's SHRIYA. अगर आपको सिर्फ 10th, 11th, 12th का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप उसे 28,000 में अवेल कर सकते हैं, जो कि ओरिजिनली 32,000 का है. या फिर अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल या 10th या 9th या 11th के कोर्सेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं. अगर आपको JEE, नीट या ऐसे किसी एग्ज़ाम के कोर्सेज चाहिए दैन वो भी अवेलेबल है. ऑल ऑफ देम ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड विच इज़ श्रिया and get a 10% off on all of these courses, whichever one you find the best suited to your preparation needs, right? So that was about Unacademy. I really feel all of you should consider getting a plus subscription. It's super helpful, guys. So before wasting any more time, or let's just get right into it, right? So start where you are, use what you have and do what you can. यानी कि आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हो, अगर आज से ही आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. वी विल स्टार्ट राइट जहाँ पे आप हैं. हम आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी से काम करेंगे और हम आपको सक्सेस दिलवाएंगे. सो आई फील दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोड फॉर एवरी स्टूडेंट. आई एज अ स्टूडेंट बिलीव इन इट थारली. आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे आपने डिसाइड किया है एंड आपको 100% सक्सेस मिलेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए देखें कि हम आज की लेसन में विच इज़ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री लेसन 2, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे आज के लेसन में. तो आज के लेसन में सबसे पहले तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि लेसन 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था. चलिए देखें. नंबर 2 हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे. ये क्या है, ऑन व्हाट बेसिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइडेड. आफ्टर लर्निंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर गोना कम एंड नो व्हाट द वैलेंसी इज़, यानी कि वैलेंसी क्या होती है, कैसे डिटरमिन करते हैं हम वैलेंसी. एक एलिमेंट, एक एटम की वैलेंसी उसके बारे में क्या बताती है, हम ये सब चीज़ें जानेंगे. और फाइनली हम मोल कंसेप्ट जानेंगे, गाइज. ऑलराइट, सो दिस इज़ द प्लान लेआउट फॉर टुडे. एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं मोल कंसेप्ट के, जो कि मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी. आप मेरे साथ भी कर सकते हैं. और अगर आप अनअकैडमी लाइव ऐप इंस्टॉल करें तो वही क्वेश्चंस हम लाइव आंसर पोल्स पे कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करें. क्विक रिविजन. हमने लास्ट लेसन में क्या क्या पढ़ा था. तो हमने लास्ट लेसन में एटॉमिक नंबर के बारे में जाना था, एटॉमिक मास के बारे में जाना था, एटॉमिक साइज, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में जाना था. पर इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको ये बता दूं कि मैं क्यों मैटर इन सराउंडिंग्स या इस मैटर अराउंड अस प्योर से स्टार्ट नहीं करके बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के लेसन ले रही हूँ. आपको क्यों बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के लेसन देखने चाहिए, आपको देखने चाहिए बिकॉज ये सारे टॉपिक्स जो मैंने चुने हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, आइसोटोप, आइसोबार, मोल कंसेप्ट, ये
वेलेंसी, ये सब आपको अभी 9th स्टैंडर्ड के पोर्शन में कहीं ना कहीं मिलेंगे और आपको काम आएंगे. इसीलिए इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इट देन एंड देयर, आई एम स्टार्टिंग विथ योर बेसिक्स, ताकि आप जब पढ़ें और हम जब आगे जाके वी डील विद दीज थिंग्स एंड दे आर मच ईजियर फॉर अस. हम ऑलरेडी, हमारा हेड स्टार्ट होगा कंपेयर टू अदर्स, एंड आई फील इट्स अ ग्रेट एडवांटेज दैट यू कैन हैव इज टू हैव full comprehensive knowledge of what you're getting into before you get into it. So that is why, kids, we're starting with basics of chemistry before we start with our first chapter. All right? So चलिए देखिए कि atomic number क्या होता है. Atomic number का symbol होता है Z. Okay, इसे Z से represent किया जाता है या Z से. This Z stands for ZaHL, जो कि एक German word है. ठीक है, इसका Z यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिंपल भाषा में देखा जाए तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. मैं एक छोटा सा एटम का वो बना देती हूँ आपको, स्ट्रक्चर. सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. So the number of protons in the nucleus of an atom is its atomic number. As simple as that. तो अब चलिए atomic number के कुछ features जान ले. एक तो सबसे important feature होता है कि atomic number is unique to every element. हर element का atomic number उसके लिए unique होता है. तो atomic number से हम identify करते हैं कि हम किस element की बात कर रहे हैं. और तो और atomic number से हमें एक element के chemical properties का भी आइडिया होता है. और ये कैसे होता है? How do we get to have like a rough idea of the chemical properties of an element by knowing the number of protons in it? Is because the number of protons is equal to the number of electrons in an atom. और एक electron से इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से काफ़ी हद तक हम जान सकते हैं कि वो एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बॉन्ड्स बनाएगा. सो वी कैन गेट टू नो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एटम बाय इट्स एटॉमिक नंबर. राइट, अब आगे बढ़ते हुए चलिए, और आप देख पीरियोडिक टेबल में भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स रखे जाते हैं. राइट, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज क्या होता है, किस बेसिस पे हम डिटर्मिन करते हैं एटॉमिक साइज को? तो द साइज ऑफ एन एटम मेजर्ड बाय मेजरिंग द एटॉमिक रेडियस. यहाँ पे एटॉमिक रेडियस से हम समझ रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस and the outermost shell of an atom is called the atomic radius. क्या है atomic radius? Distance between the nucleus and the outermost shell of an atom. तो size of an atom हम measure करते हैं by measuring its atomic radius. और ये किस metric unit में measure होता है? ये measure होता है नैनोमीटर में. नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर. तो एग्जाम्पल इसमें हम हाइड्रोजन एटम का लिए जिसका एटॉमिक रेडियस है 5 × 10 to the power -11. आप समझ सकते हैं कि ये कितना छोटा है. हम 0.05 नैनोमीटर्स की बात कर रहे हैं. गाइज, इट्स सो टाइनी, इट्स सुपर टाइनी. तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर एक चीज़ मैम इतनी छोटी है कि उसका जैसे हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो 0.05 नैनोमीटर साइज है, तो इतनी छोटी चीज़ का क्या कोई वेट, क्या कोई मास होता है? डज इट हैव एनी मास? सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. Atomic mass. So guys, इसका आंसर है yes, that even that small particle, even the small atom has some mass. और what gives these atoms its mass? Atom को mass क्या देता है? Are its subatomic particles. Subatomic particles से हम क्या समझ रहे हैं? Subatomic particles क्या हैं जो हमें पता है? Subatomic particles हैं protons, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इनमें जो रुकिए, एक एटम में ऑलरेडी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमें पता होता है. ठीक है,
इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, यानी कि components inside the nucleus of an atom are called nucleons. और outer shell में we have electrons. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इसमें सब अटोमिक पार्टिकल्स ये हुए, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियॉन्स. ओके, so these are the things that provide the mass to the atom. बट इनमें से इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिकली वेटलेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का वेट नेग्लिजिबल होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए, तो मास किसने दिया? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स का मैक्सिमम मास होता है. इसीलिए एटॉमिक मास किड्स, इट इज रफली द सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स in an atom. What is it? It is roughly the sum of the nucleons in an atom. So it is also referred to as the mass number. आप कई बार पढ़िएगा, एटॉमिक मास को मास नंबर भी बोला जाता है. अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ऐसे दिया होगा that the mass number of say Fe is this and this, so it's also referred to the mass number. ये रफली इक्वल होता है टू द सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इट इज कैलकुलेटेड विथ रिगार्ड टू वन एटॉमिक यूनिट. इट इज कैलकुलेटेड विथ रिगार्ड टू वन एटॉमिक यूनिट, AMU. और एक AMU क्या होता है? वन AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. 1 AMU is equal to 1/12 of the mass of a carbon 12 atom. यहाँ पे carbon 12 atom को we are taking as a standard. Carbon 12 atom is taken as a standard. One second. सो कार्बन 12 एटम क्यों स्टैंडर्ड लिया जाता है? बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमनली फाउंड आइसोटोप ऑफ कार्बन. ये हर जगह मिलता है, ये आपको डायमंड में है, आपकी पेंसिल के टिप में है. इट्स अ वेरी कॉमनली फाउंड आइसोटोप ऑफ कार्बन. इट इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड. तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. यहाँ तक सब क्लियर है? अभी तक हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज और एटॉमिक मास के बारे में जान लिया है. अब चलिए देखें कि ये कार्बन 12 जब हम बोलते हैं तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, और ये हम जानेंगे जब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में. ठीक है, तो चलिए अब जाने आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में. आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट मास नंबर होता है. आप यहीं से समझ लीजिए, सेम एटॉमिक नंबर यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम. इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम गाइज, आई टोल्ड यू दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू एवरी एलिमेंट इज यूनिक, है ना. तो नंबर अगर उनका सेम एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ सेम एलिमेंट का atoms, right? So we have same atomic number but different mass number. यानी कि अगर प्रोटॉन्स का नंबर फिक्स्ड है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो अगर डिफरेंस पड़ा है मास नंबर में तो वो कैसे पड़ रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ अ वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स कम ज़्यादा हो रहे हैं जिसके वजह से मास नंबर ऊपर नीचे हो रहा है. सो बेसिकली जब एक ऐसा वेरिएशन होता है एक एलिमेंट के एटम में, देन दोज आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट wherein the atomic number is same but they have different mass numbers. Okay, इसके एग्जाम्पल में हम कार्बन ही ले सकते हैं. कार्बन के तीन very commonly found isotopes are C12, C13 and C14, है ना. C12, C13, C14. इसमें हम देख सकते हैं हमारा सम है 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स. इसका सम है 6 प्रोटॉन्स प्लस 7 न्यूट्रॉन्स एंड इसका सम है 6 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स.
so sorry. So these are the three isotopes of carbon. आइसोबार वो एलिमेंट होता है जो कि डिफर करता है इन द केमिकल प्रॉपर्टी बट इट हैज़ द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी. यानी कि आइसोबार्स और आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आइसोबार में केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. यानी कि आप यहीं से समझ जाइए कि मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर क्या डिटरमिन करता है, केमिकल प्रॉपर्टी. तो आइसोबार में केमिकल प्रॉपर्टी अगर डिफर करती है यानी कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफर कर रहा है, बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है यानी कि मास नंबर सेम है. तो आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट्स विच डिफर इन द केमिकल प्रॉपर्टी बट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो इनके एग्जाम्पल्स में मैंने लिया हुआ है सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, आर्गन. इनमें सब में क्या कॉमन है कि इनके न्यूक्लियॉन्स है 40 AMU. तो इनका मास नंबर सबका हुआ 40 AMU टोटल सबका. ठीक है. तो जब ऐसे एलिमेंट्स को हम एनकाउंटर करते हैं जिनका सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, वो आइसोबार्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. चलिए अब एक बारी हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के डिफरेंसेस देख लेते हैं अच्छे से. देन वी विल मूव ऑन एंड लर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, मोल कंसेप्ट, राइट. सो एक बार ये देख लेते हैं. सो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में डिफरेंस क्या है? आइसोटोप हैज़ डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेम एलिमेंट, है ना. आइसोबार क्या है? केमिकल एलिमेंट्स जिनका सेम मास होता है. इसमें एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट. क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स ऊपर नीचे वेरी करते हैं. और आइसोबार्स में एटॉमिक मासेस आर इक्वल. आइसोटोप में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, है ना. और आइसोबार्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं क्योंकि मास नंबर सेम है. एटॉमिक नंबर यहाँ पे आइसोटोप्स में सेम होता है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर आइसोबार्स में डिफरेंट होता है. और एटॉमिक नंबर सेम और डिफरेंट होने का क्या मतलब हमने समझा? एटॉमिक नंबर जहाँ सेम हुआ वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. as simple as that. So these are the differences between isotopes and isobars, right? I hope it's clear everybody. तो चलिए अब आगे बढ़ के हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. So what do we understand by electronic configuration? Electronic configuration determines the distribution of electrons in the atomic orbitals of an atom. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बच्चों आप हम कुछ रूल समझ सकते हैं कि जैसे इनर मोस्ट शेल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं और आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं. यानी कि ये ऑक्टेट स्टेट में होता है. जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में तब उस स्टेट को ऑक्टेट स्टेट बोलते हैं. इस ऑक्टेट स्टेट को स्टेबल स्टेट माना जाता है. ओके. So how will atoms who do not have 8 electrons in the outermost shell achieve the octet state? हाँ, तो जिन एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है outermost shell में, वो तो परेशान रहेंगे. They will want 8 electrons to complete their octet, right? To be stable. तो उन एटम्स की बात करते हैं, वो क्या करेंगे, है ना. तो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम एटम का. हीलियम में एक ही शेल है, हाइड्रोजन में भी एक ही शेल है. और एक शेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हीलियम में मैक्सिमम ऑफ 2 है यानी कि हीलियम हो गया स्टेबल. इट डजंट नीड टू गिव और टेक और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट. बट अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो बेचारे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इससे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कम इनटू अ स्टेबल स्टेट. तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? उसे या फिर शेयर करना पड़ेगा या फिर इट हैज़ टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन, है ना. सिमिलरली अगर हम आर्गन और ऑक्सीजन की बात करें, एटम्स विच हैव मोर देन 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आर्गन में हम देख सकते हैं कि इनर मोस्ट शेल में 2, फिर 8, 8.
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई 288 है ना. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 2 2 1 2 3 4 5 6. तो 2 और 6. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के. और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि हाँ एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, एज इन व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एटम, राइट. तो इसमें हम देख सकते हैं कि आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 है, यानी कि आर्गन भी हो गया स्टेबल, है ना. इट्स इन द ऑक्टेट स्टेट. ऑक्सीजन लेकिन इसमें 6 ओनली है, सो इट नीड्स 2. अब चलिए नीड की बात हम आगे करते हैं जब हम वैलेंसी पढ़ेंगे. ओके चलिए, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड. हम क्या समझ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड से? हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज गिविंग, शेयरिंग या एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मैंने अभी बोल रही हूँ, अब ये तीनों टर्म्स अपने जहन में रखिएगा. कीप इट इन लाइक योर माइंड. ओके, गिविंग, शेयरिंग और एक्सेप्टिंग. हाँ, so the giving, sharing or accepting of electrons between the atoms gives rise to the formation of chemical bonds. तो जब atoms अपने electrons ऐसे give, take या share करते हैं तो उनमें एक chemical bond बन जाता है, ठीक है. लेकिन एटम्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठेगा कि एटम्स खुद में कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं. हाँ, एटम्स कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? वो वैलेंसी से डिसाइड करेंगे. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. दे डिसाइडेड बाय द वैलेंसी. वैलेंसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है. तो वैलेंसी है क्या? How atoms decide how many electrons are to be given and accepted is the valency. Simple terms में देखा जाए तो atoms जिस basis पे decide करते हैं कि कितने atoms देने हैं या लेने हैं, वो देने लेने का नंबर उनका वैलेंसी हो जाता है. या फिर देंगे या फिर लेंगे, है ना, तो वो उनका वैलेंसी हो गया. सिंपल. अब देखते हैं कि ये कैसे डिसाइड होता है कि देंगे या लेंगे या शेयर करेंगे, है ना. लेट्स सी दैट. सो अब हम देखते हैं उन एटम्स के बारे में. पहले बात कर लेते हैं जिनका स्टेबल स्टेट है. स्टेबल स्टेट यानी कि उनको ना देने की जरूरत है, ना लेने की जरूरत है, ना ही शेयर करने की जरूरत है, अपने में मस्त है. ओके, सो इनके एग्जांपल्स में हमने लिया है हीलियम को, नियॉन को और आर्गन को. तीनों में क्या कॉमन चीज है, कोई मुझे बताएगा? I'm gonna give you time to think. ये इन तीनों में यही कॉमन है कि ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है. इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है because they are in a stable state. They do not feel the need to react or form compounds with other atoms, right? That is why इन्हें noble या inert gases बोले जाते हैं. तो उसमें हमने हीलियम, नियॉन और आर्गन का लिया. हीलियम has 2 in its innermost shell, तो हो गया वो स्टेबल. नियॉन has 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 2 8. और हमने आर्गन भी पढ़ा हुआ था तो इसका है 288. So helium, neon and argon are stable. They do not need to share or take. अब चलिए देखें कि what about the atoms जिनका stable state नहीं होता. इतनी देर से हम यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उन atoms का क्या. मैम ये तो stable है, समझ गए, लेकिन उन atoms का क्या जो stable नहीं है. तो चलिए देखें वो क्या करते हैं. वो बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हैं. दैट्स राइट. अब ये देखते हैं कि व्हाट डिसाइड्स कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करना है और व्हाट डिसाइड्स कि भले ही एटम को देना है या लेना है, ये क्या डिसाइड करता है. तो जैसे कि मैंने बताया था, ये वैलेंसी डिसाइड करती है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टडी व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय वैलेंसी. वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गिव, टेक और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है. तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1. तो इट विल गेन अनदर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ऑक्टेट हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं होगा, इट्स जस्ट टू कंप्लीट अ स्टेबल स्टेट, बिकॉज इसमें ऑक्टेट इंप्लाइज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, है ना.
तो सिंस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1. सो हाइड्रोजन टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन. सो इट्स क्यों? बिकॉज उसके पास ऑलरेडी एक है, उसे स्टेबल स्टेट में आने के लिए एक और चाहिए. मैक्सिमम ऑफ 2 है ना इनरमोस्ट में, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1. अब बात करते हैं ऑक्सीजन की. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 6. इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि ये ऑक्टेट स्टेट में आ जाए? 8 माइनस कितना होगा? 6. 8 माइनस 2. तो इसे कितने चाहिए? इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सिंपल मैथ्स गाइस. सो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो ऑक्सीजन ने लिया 2, तो इसका क्या हो गया वैलेंसी? इट्स वैलेंसी इज -2 सिंस इट टेक्स, है ना. बढ़िया, एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. अब चलिए हम पढ़ें शेयरिंग के फिनोमेना. हमने इसके बारे में जान लिया. अब हम चलिए पढ़ते हैं शेयरिंग के फिनोमेना के बारे में. शेयरिंग कैसे होते हैं? हाइड्रोजन एटम्स can each form one covalent bond, while the oxygen atoms can each form 2 covalent bonds. 2 pairs of electrons are shared in a water molecule. तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? हाइड्रोजन में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अपने इनरमोस्ट में, और ऑक्सीजन में 6 होते हैं. ऑक्सीजन को चाहिए 2 और हाइड्रोजन को चाहिए 1. सो जो H2O का हमारा होता है मॉलिक्यूल, सो व्हाट इट डज इज इट वो शेयरिंग करता है. हाइड्रोजन को इस तरीके से अपने 2 मिल गए. यू कैन सी 1 2 1 2 राइट. एंड ऑक्सीजन को मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इस एग्जाम्पल में हमने देख लिया हाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, राइट. हाइड्रोजन आपस में भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स शेयर करके बना सकते हैं, है ना. अब हम देखेंगे कि हमने शेयरिंग देख लिया, गिविंग देख लिया, टेकिंग देख लिया. अब उन एटम्स के बारे में बात करते हैं जो गिव करते हैं. कौन से करते हैं? मैग्नीशियम. जो मेटल्स होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू गिव. मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि उसमें 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 और आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1 2. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 8 2. तो अब मैग्नीशियम क्या करे? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेगा. इज इट पॉसिबल टू फाइंड 6 इलेक्ट्रॉन्स समवेयर? इज इट? नो. What magnesium will do is that magnesium will find it easier to give away 2 electrons, है ना. तो magnesium क्या करेगा? It will find it easier to give away 2 electrons and to find 6 electrons, है ना. So magnesium की वैलेंसी क्या हो गई? 2 प्लस 2. ऑक्सीजन की हमने -2 बोली थी. It takes. magnesium की है +2. It gives. So हमने तीनों एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, गिविंग, टेकिंग एंड शेयरिंग. Now let's move on and get to know what is this mole concept. Sorry guys, बोलते बोलते एकदम the mole concept. So what is a mole defined as? A mole is defined as 6.022 into 10 to the power 23 of some chemical unit. भले एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो या कुछ और हो. इसका क्या हम चलिए अब इसका बाइफिकेट करते हैं. इसका डेफिनेशन क्या होता है मोल? अ मोल इज डिफाइंड एज 6.022 into 10 to the power 23. इस नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके. This quantity of some chemical unit, atom, molecule, ion or others, कुछ भी. Okay, so क्या होता है मोल? It is this number of some chemical unit. ठीक है, ये है मोल का डेफिनेशन. अब आगे चल के देखते हैं कि मोल हमें समझ आता है कैसे.
तो ये जो नंबर है भाई 6.022 इंटू 10⁻23, इसके पीछे मिस्ट्री क्या है? ये नंबर है बच्चों, इट्स द एवोगाड्रोस नंबर. व्हाट एवोगाड्रोस नंबर? ये एक साइंटिस्ट थे, ओके इनका बहुत ही लंबा सा नाम है, कुछ रोमानो ला एवोगाड्रो. ओके आई जस्ट व्हाट्स हिज नेम? एवोगाड्रो साइंटिस्ट. सो इनका नाम है लोरेंजो रोमानो अमीदियो कार्लो एवोगाड्रो. रोमानो लोरेंजो अमीदियो कार्लो एवोगाड्रो. ये है भाई इनका फुल नाम. इन्होंने लेकिन all we need to, a lot of people just call him Amedeo Avogadro, so that's what we can remember him by. We don't need to remember all this big name. So he was the scientist who came up with this number, hence it is called the Avogadro's number after Amedeo Avogadro. 1 mole of carbon 12 कितना होता है? What is 1 mole of carbon 12? And it is equal to 12 grams of carbon 12. How? आप बहुत जगह ये डेफिनेशन पढ़ेंगे. 1 mole of a substance is that amount which is equal to the number of atoms that there are in 12 grams of carbon 12. बहुत जगह मोल का डेफिनेशन ये लिखा रहता है. इसका मतलब है कि 1 mole में उतने ही एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, फलाना ढकाना होते हैं, इक्वल टू विच इज इतना ही इसमें अमाउंट होता है जितने देर आर एटम्स in 12 grams of carbon 12. ठीक है, दिस वन ऑफ द डेफिनेशंस. तो अभी हमने फिर से कार्बन 12 लिया है. कार्बन 12 हमारे पास वापस आया है. क्यों हमने फिर से स्टैंडर्ड लिया है कार्बन 12 को? बिकॉज इट इज वेरी कॉमनली फाउंड, राइट? तो ये डेफिनेशन सब समझ गए. 1 mole is the amount of substance that contains the same number of atoms or molecules or particles as there are in 12 grams of carbon 12. तो ये तो sorted है भाई. अब that is the number of particles in 1 mole is equal to the number of atoms in 12 grams of carbon 12. अब हम इस नंबर का सिग्निफिकेंस समझ गए हैं ना. चलिए अब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानें. ये क्या होता है? तो हम ये जानते हैं कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स. क्या है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एक एटम का मास एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स इज द एटॉमिक मास. अब तो हम जान चुके हैं रफली इक्वल टू द नंबर ऑफ व्हाट? द न्यूक्लियॉन्स. यस. अब चलिए जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. तो molecular mass, guys, it's super simple. It is the sum of atomic masses of all of the constituent elements in a molecule. ऐसे कि H2O का molecular mass क्या होगा? ऑक्सीजन का हो गया हमारा क्या? 16 + 1 + 1. तो इसका रफली क्या होगा? H2O का 18 AMU is its molecular mass because this is also represented in AMU. तो अब आप समझ गए molecular mass क्या होता है? Sum of the atomic masses of all of its constituent elements. ठीक है, और एटॉमिक मास तो हम जानते ही हैं. तो ये हो गया भैया कवर एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मासेस. गाइस, मोल कंसेप्ट इज नथिंग टू फियर एट ऑल. वंस यू गेट होल्ड ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, नो, इट विल बी सुपर फन फॉर यू टू स्टडी ऑल्सो. I'm here if you have any doubts at all on the subject. I'm willing to take more classes on the mole concept and explain it to you in detail. Anyway, हम chapter 3 में पढ़ने वाले हैं mole concept. तो अगर आपको उधर ही पढ़ना है, that's fine by me as well. But if you want a separate lesson on mole concept, I would be happy to do it. We can solve numericals together. I can hold a Menti quiz for you when we come live. So it's going to be great. Please comment down below and let me know if you want a separate video on mole concepts where I take on just the mole concept and in detail for you. Okay, also drop in any doubts that you have about this concept so I can take it up in that video.
चलिए कंटिन्यूइंग विद दिस, चलिए जाने मोलर मास के बारे में। तो ये हमने कवर किया था, मोलर मास इज द टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। क्या है? इट इज अ टोटल मास ऑफ 1 मोल। हमने 1 मोल का डेफिनेशन जान चुके हैं हम। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट होता है, पर इसका एसआई यूनिट वैसे जानना है तो इट्स केजी पर मोल। ठीक है, इट इज देखिए जो ये मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है? इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। ये है आपका मोलर मास का फॉर्मूला। आपको मोलर मास निकालना है, x इज इक्वल टू आपका मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स दिया हुआ है, जैसे कि आप समझ लीजिए 18 दिया है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स 2 9। तो 9 हो गया, x इज इक्वल टू 9, यानी कि मोलर मास इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का 9 है, 9 ग्राम्स। ओके, तो हमने मोलर मास का भी कंसेप्ट समझ लिया। अब इन तीनों फॉर्मूलाज को देखिए, समझिए, याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप समझ जाए ना कंसेप्ट्स, देन यू विल, द फॉर्मूलाज विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अगर आपको कहीं लिखा होगा किसी न्यूमेरिकल में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 56 ग्राम्स ऑफ H2O, देन आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आपको वैसे ही बोल देगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 56 ग्राम्स ऑफ H2O। सेम क्वेश्चन। तो इसके लिए आप पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आपका जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, समझिए 2 या 3, तो यू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय द एवोगाड्रोस नंबर and you get the number of atoms or molecules in that particular sample, है ना। उसके बाद सिंपली 1 AMU का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, विच इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज दैट आर important and relevant for your syllabus। हम ये अच्छे से डिटेल में आगे कवर करेंगे चैप्टर 3 में। स्टे विथ मी, राइट नाउ इट्स जस्ट फॉर्मिंग द बेसिक्स। तो हम पहले ही समझ जाएं कि क्या है जो हम फेस करने जा रहे हैं, क्या है जो हम पढ़ेंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी मच ईजियर फॉर अस जब हम एक्चुअली पढ़ेंगे, है ना। अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। उसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी आपके साथ, और एक कोई न्यूमेरिकल आपको दूंगी भी सॉल्व करने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है गाइस? ये डिस्क्राइब करता है हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स ऑर्बिटल्स। क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट डिस्क्राइब्स कि एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे बटे हुए हैं। इनर मोस्ट में मैक्सिमम 2, आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8। ठीक है, इसमें आउटर मोस्ट में जहाँ पे 8 हो गया वो स्टेबल स्टेट में हो गया। Coming to valency, valency is the capacity of an element to give, share or take electrons to achieve the octet state। हमने पढ़ लिया है तीनों फैक्टर्स के बारे में, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। some give, some take, some even share at times। so we have understood that and we have understood अभी कि वैलेंसी कैसे डिटरमिन होती है ना। मोल देखते हैं, तो मोल कैसे डिफाइन होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ सम केमिकल यूनिट, बी इट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और अदर्स, है ना। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विच इज रिप्रेजेंटेड इन AMU। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक मासेस का जो सम होता है टोटल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर मास। ओके, मोलर मास क्या होता है? सिंपली द टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ व्हाटएवर सब्सटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इज मोलर मास। तो हमने जान लिया आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वैलेंसी के बारे में,
मोल के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में और मोलर मास के बारे में. If you have any doubts about any of these concepts, guys, comment down below. If you want another video where I take up molar mass in detail, then that also you can let me know in the comments down below, right? तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से वन ऑफ द क्वेश्चंस आई विल लीव फॉर यू टू सॉल्व. एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर लेती हूँ. अब जब ये वीडियो देखिएगा देन कमेंट डाउन बिलो. आई विल डेफिनेटली चेक किसका आंसर सही आया. इट्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट वी हैव I've shared with you earlier. आपको समझ आ गया होगा तो आप ज़रूर बहुत ही आसानी से कर लेंगे. मैं ये क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करती हूँ. चलिए एवरीबडी गेट योर पेन्स एंड पेंसिल्स एज यूर वॉचिंग एंड लेट्स सॉल्व दिस. How many moles of iron are present in a pure sample weighing 558.45 grams? तो हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? सैंपल, दैट्स राइट, मास ऑफ द सैंपल बाय मोलर मास. तो हम ये इस वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. मास ऑफ द सैंपल हमारा क्या दिया हुआ है? 558.45 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Fe 55845. तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 moles. So how many moles of iron are present in a pure sample weighing? तो हमें जो sample mass है divided by the molar mass is equal to 10 moles. ठीक है? How many molecules of water are present in 36 grams of water is something you have to solve. I will take you back to the formula ka page. I will let you know how to solve it. Alright, if you haven't figured it out yet, you have to सबसे पहले use this formula. Then we have to come to number of atoms or molecules is equal to number of moles into the Avogadro's number is how you get the number of atoms or molecules. तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि how many molecules of water are present in 36 grams of water. तो इसके लिए हम पहले number of moles निकालेंगे, फिर how many molecules निकालेंगे. So comment down below your answer. Okay? Valency of magnesium क्या थी guys? 1, 2, 3. तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम जानते हैं कि है 2, 8 और 6. तो इसकी वैलेंसी क्या 6 होगी क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. इसकी वैलेंसी क्या 6 होगी क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा? नहीं. तो गाइस हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वैलेंसी होती है 2, 8 और 2. तो इसकी वैलेंसी क्या 6 होगी क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा? नहीं. इसकी वैलेंसी होगी 2 बिकॉज इट्स ईजियर टू गिव अवे 2 इलेक्ट्रॉन्स दैन टू टेक 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो इसका आंसर होगा C. Which of the following statements about isotopes is incorrect? Isotopes के बारे में कौन सा statement incorrect है? They have the same atomic mass. They have the same atomic number. The physical characteristics are different. The chemical characteristics are similar. Atomic mass तो हमें पता है कि incorrect पूछा है. इनमें से गलत कौन सी है? तो ये तो सही है. Okay, this is true. They have the same atomic number. Do they? No. Physical characteristics are different. Physical characteristics naturally are different. And the chemical characteristics are similar. They are similar. ठीक है. तो हमारा correct answer क्या हुआ? B. Because बाकी सारे statements are correct.
Which of the following is the Avogadro's constant? Simple question. 6.022 into 10 to the power 23. So that was it for today, guys. Please like and comment down below if you like this video, and if you want me to make more videos about the mole concept or any of these concepts जो कि हमने आज पढ़ा about basics of chemistry, then please let me know. I would be more than happy to take it up. Subscribe to our channel, hit the bell icon for the notifications, get to know whenever our channel posts a new video. And do not forget to use my referral code. If you are not a plus student, then it's going to massively benefit you, right? And don't forget to join our Telegram group for updates. 10 questions, 10th CBSE Telegram, right? It will be down in the description. Thank you so much for tuning in, guys. I really appreciate it. I'll see you in the next video where we study matter in our surroundings. Thank you so much. Bye-bye. I'll be looking forward to reading all of your comments and your reviews and checking whether you have gotten the answer right or not.